हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? सब ठीक ही होंगे। हम बात करने जा रहे थे, मैथ्स में एवरेज पढ़ रहे थे, लेकिन आज एवरेज की क्लास नहीं होगी। वैसे तो एवरेज की क्लास यथावत रहेगी, लेकिन हम थोड़े से एक विशेष मांग पे 8 से 10 क्लास कैलकुलेशन की पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलेशन पढ़ने से पहले हम कैलकुलेशन का मैथ्स में क्या योगदान है, क्या महत्व है और किस तरह कैलकुलेशन हमारे काम आएगी, उसके बारे में 5-4 बात करेंगे और उसके बाद हम हमारी क्लास कैलकुलेशन के बारे में आगे बढ़ेंगे और इसी सिखाने और सीखने के महफिल में बहुत सा आनंद लेंगे। 8 से 10 क्लास सीखने के बाद आप क्या सीखोगे, क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में 5-7 बात करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन क्यों सीखा जाता है, किस लिए सीखा जाता है और कॉन्सेप्ट क्यों सीखा जाता है, किस लिए सीखा जाता है। हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसका नाम भली भांति आप लोग जानते हो, मैथ्स। हम दोस्तों मैथ्स की बातें करते हैं। मैथ्स के लिए हम एक साथ होते हैं और मैथ्स के लिए जुड़ते हैं और मैथ्स सिखाते हैं और सीखते हैं। मैथ्स को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं सीखने के लिए। सीखने की दृष्टि से हम मैथ्स को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट्स को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मैथ्स और सेकंड पार्ट्स को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम एडवांस मैथ्स। मैं डबल ए एंड डबल सी के रूप में पहचानता हूँ सबसे ज़्यादा मैथ्स को, तो डबल ए और डबल सी। लेकिन अर्थमेटिक्स और एडवांस को सीखने के लिए भी कुछ बातें होती है, उसको भी हम जानते हैं कि आखिर वो क्या होती है। मैथ्स को सीखने के लिए 2 चीज बहुत ही आवश्यक होती है और वो 2 चीज में सब कुछ आ जाता है। वो सब अगर 2 चीज आए तो सब कुछ क्लियर है। वो होता है दोस्तों, पहली होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम कोचिंग में जहीं भी पढ़ते हैं वहां से हम क्या लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट। न कि हम प्रैक्टिस लेकर आते हैं और न कि हम कैलकुलेशन लेकर आते हैं, हम ओनली वहां से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ लो, चाहे कहीं भी मैथ्स, जो भी मैथ्स सिखाते हैं, जो भी जहीं भी देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के कॉन्सेप्ट के बारे में दिया होता है और गाइडों में भी सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया होता है कि मैथ्स को कैसे हल करें। मैथ्स को अगर डिटेल से हल किया गया उसका मतलब भी कॉन्सेप्ट है, और जो ट्रिक्स मारता है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो एक माइंड में पर प्रेशर होता है, उसको याद ही रखना होता है कि आखिर ऐसा होता है। मेरे हिसाब से, मेरा जहां तक मानना है वहां तक मैथ्स का कोई ट्रिक्स नहीं होता। मैथ्स का अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ट्रिक्स मैं नहीं बना, आप ही बना सकते हो कि इसको कैसे जल्द से जल्द सरल किया जाए और कैसे से कैसे स्टेप को छोड़ा जाए, वो आप भी कर सकते हो। मैं कहता हूं कि मैथ सीखने के लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट अगर आने लग जाए उसके बाद में आपका कैलकुलेशन की जरूरत होती है। मैथ्स को जैसे भी आप सीखते हो, पढ़ते हो, तो पहले कॉन्सेप्ट करने के बाद जोड़, बाकी गुणा, भाग, जो भी जहां भी उसका करना होता है, कितनी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई वो करना होता है, वो हमारा कैलकुलेशन में आता है। और कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ते हैं, सीखते हैं कि इस तरीके के सवाल को अच्छा जी बिल्कुल साफ शब्दों में बताइए सर कि हम कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन क्या होता है। कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, कॉन्सेप्ट हमें उस क्वेश्चन का तौर तरीका, उसको कैसे हल किया जाए, हमें उसके बारे में बताता है। कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं और हर टॉपिक्स के अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। वो याद और कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अगर हम व्यवहारिक रूप से देखा जाए, सीखने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सैद्धांतिक और एक होता है व्यवहारिक।
अगर जिस भी चीज को आप सीखते हो तो उस चीज को, मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए आप उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस दो, तो वो आपका व्यवहारिक, उसको आप एक व्यवहारिक रूप में लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, तो वो समझने के लिए भी बेटर होगा और आपको काफी समय तक याद भी रहेगा। तो हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप के दोनों में सबसे ज्यादा वरीयता हमें व्यवहारिक को देना। क्वेश्चन कोई भी हो, व्यवहारिक रूप से उसे देखना के, तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाता है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन का योगदान किससे रहता है? जैसा कि हम जानते हैं, एसएससी, बैंक, राजस्थान के सभी एग्जाम, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे कोई पुलिस वगैरह, रेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, कोई भी प्रकार की एग्जाम हो, कोई लाइब्रेरियन की कोई भी प्रकार की, चाहे वो अधीनस्थ करवाए, आरएसएस एमपी बोर्ड करवाए, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाए, कॉन्सेप्ट सभी में मैथ्स का योगदान रहता है, और सभी में कॉन्सेप्ट और क्लियर की बहुत जरूरत होती है। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक, आईबीपीएस, क्लर्क, चाहे वो किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच की हो, चाहे कुछ भी हो, सभी एग्जामों में कैलकुलेशन अहम योगदान रखता है। क्वेश्चन को, मैथ्स को फास्ट करने में सबसे ज्यादा योगदान कैलकुलेशन का होता है। जिस बंदे की कैलकुलेशन होगी वो अच्छे से मार देगा, अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेगा, अच्छा उसका मैथ अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन, अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी टोटल क्लियर नहीं है, उसके बावजूद भी 8 या 10 क्लास में आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा हो गया, तो ये मान लो कि आपकी रुचि, आप में रुचि पैदा हो जाएगी मैथ सीखने की। और मैं आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही जिज्ञासा देखना चाहता हूँ, और आप में वो कॉन्फिडेंस चाहता हूँ कि आप में ये ग्रोथ देखना चाहता हूं कि आप मैथ्स को कैसे सीखें, आपको मैथ्स को कैसे, मैथ्स में कैसे आप में रुचि पैदा हो। उसके बारे में बात करने के लिए हम कैलकुलेशन के बारे में बातें करेंगे। कैलकुलेशन आने के बाद आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दोस्तों, एक बंदा एसएससी एग्जाम देने के बाद देखा गया तो एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन आया मैथ्स का, उसमें सिर्फ वह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, वो एक ही लड़का था, सिर्फ उस एग्जाम में बैठने वाले लाखों की संख्याओं में एग्जाम देते हैं, एक ही बंदा ऐसा था, उसने वो क्वेश्चन किया। एक ही बंदा था, ये बात नंबर 2 बता रहा हूं, थोड़े से हटके, एक ही बंदा था, उसने वो क्वेश्चन किया और वो बंदा एग्जाम में फेल हो गया। क्या वो क्वेश्चन किस काम का था? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप छोड़ना सीख जाओ। जैसे कि आप 10 से 15, ये जैसा कि हम देखते हैं आगामी एग्जाम, दिल्ली पुलिस भी एक अच्छी पोस्ट है, उसकी भी आपने फॉर्म शायद फिल करोगे, तो अगर उसमें देखा जाए तो आपको जो ना है वो छोड़ता जाए, क्योंकि आपको सबसे बड़ी वरीयता उसी चीज को देना है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए जब सब लोग करते हैं। जितने क्वेश्चन सब लोग करेंगे वो क्वेश्चन तो आपका करना ही चाहिए। आपका एग्जाम, आपको पाने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए आपको उस एवरेज से ऊपर निकलना होगा। आप ऊपर एवरेज से बाद में निकले, आप एग्जाम देते वक्त उसके एवरेज से ऊपर बाद में निकले, एक बार उस एवरेज के बराबर आए। एवरेज के बराबर आने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उस पर ज्यादा दिमाग न लगाए, उस क्वेश्चन पर बिना फालतू का टाइम न लगाए, क्वेश्चन को छोड़ दी जाए। जैसा कि आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पे, जैसे कि आप क्वेश्चन को समझेंगे 2-3, जैसे क्वेश्चन आप रह जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन को आप बाद में देखिए और बाद में उनको करने की पूरी कोशिश करें। मैं आपको ज्यादा टाइम न लेता हुआ ये बात यहीं समाप्त करता हूं, और आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन का महत्व हम समझ रहे थे। कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ, एक छोटे से एग्जाम्पल के बेस पे मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि एक छोटे से उदाहरण लेना, उदाहरण पे लेते हैं, मान लो कि आगामी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे त्योहार पे हॉट बाजार लगेगा, बड़े बड़े भीड़ भड़ाका, काफी सब कुछ होगा। तो उसमें क्या होता है कि शायद अब इस बार तो कुछ कोरोना, कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से काफी विपदाएं होंगी, लेकिन मैं एक यूनिवर्सली अगर वार्षिक रूप से देखा जाए तो बता रहा हूँ कि काफी भीड़ होंगी। हम दुकान पे जाएंगे, शॉपकीपर के पास जाएंगे और वहां से हम सामान खरीदेंगे। रक्षाबंधन पे सामान खरीदा जाएगा, वो सामान हम वहां से खरीदेंगे, तो वो हमें बताएगा कि ये 50 का, ये 30 का, ये 40 का, ये 50 का, सच कुछ भी हो, चाहे कोई भी
त्योहार हो, कुछ भी कोई भी फेस्टिवल डे हो, तो हम उस पर जो सामान खरीदेंगे तो हमें दुकानदार वो हमारा जितना पढ़ा लिखा नहीं है उसके बावजूद भी वो कैलकुलेट करेगा तो वो इतना फटाफट कर देगा, और हम उसके सामने जोड़ने लगेंगे 50 40 60 70 80, एक बार जोड़ेंगे 80, दूसरी बार जोड़ेंगे 110, ऐसे ऐसे हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बार बार अलग आएगा, और हम उसके बावजूद थक कर उस दुकानदार वाले को बोलेंगे दोस्त कितने रुपये हो गई, वो हमें बताएगा कि भाई साहब 650 रुपये होगी, 650 रुपये उसको दे देंगे, देने के बाद में सामान इकट्ठा किया, बैग में डाला, और चलने के बाद रास्ते में भी हम जोड़ते आएंगे 20 25 60 इतना 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 इतना, घर पे पहुंच जाएंगे, और हम मजबूरन हम पे विश्वास न करके हम मोबाइल या कैलकुलेटर पे विश्वास करके उसमें देखेंगे तो वो एकदम सेम आएगा जो दुकानदार वाले ने बताया और जो हमने मोबाइल में किया। तो हम अपने आप पर विश्वास न करके हम कैलकुलेटर पे विश्वास किया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमसे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी उसने कर दिया, और हम उसको देखते रह गए, और हम देखिए यार कहीं हम बता वहीं बोल जाते दुकान फिर तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाती। उसके बावजूद इसमें सबसे बड़ा रीजन दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा इसमें कारण क्या है, इसमें एक ही कारण है, वो है कॉन्फिडेंस, वो है दोस्तों कॉन्फिडेंस। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, और उस दुकानदार वाले के अंदर कॉन्फिडेंस है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, इसके बावजूद हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं, और उसके पास कॉन्फिडेंस है। उसके पास कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो रोज उसका रोज का डेली का काम है, और वो डेली काम करता है, काफी भीड़ भड़ाका होता है। अगर हमारा जोड़ने में अगर वो 1 घंटा लगा देगा तो हमने जो परचेज हमने जो वहां से जो भी किया, हमने जहां से खरीदार हुए हैं उसके, तो हम वहां से 10 का सामान उसको 10 का बेनिफिट होगा, वो उधर 100 का बेनिफिट दूसरे ग्राहक का खो देगा। इसलिए वो सिर्फ एक बार जोड़ेगा, और लास्ट और फर्स्ट बार वो एक बार जोड़ के हमारे पास कर देगा, और हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम जोड़ते रह जाते हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये बात बताने का अर्थ ये है कि हमें कैलकुलेशन सीखने के लिए हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस सीखने और सिखाने की जो महफिल है हमारी, तो उसमें आपका साथ होना जरूरी है। आप करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे करना है, और करोगे कौन? आप करोगे। फर्स्ट कौन करेगा? आप करोगे। सीखना किसको है? आपको सीखना। इसलिए आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हम इस बातों को आगे बढ़ाते हुए जिसके बारे में हम चर्चाएं काफी किए, उस टॉपिक पे बात करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए हम एक अलग से हम उसको धीरे धीरे अलग अलग इसको टाइपों में मैंने बांट दिया है, और उस टाइपों पे बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे हम स्क्वायर की। हम दोस्तों स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर वर्ग, किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई ना ही करना ही वर्ग कहलाता है। तो हम वर्ग की बात करेंगे। वर्ग की बात करेंगे तो हम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते चलेंगे। हम छोटी सी बात करेंगे। अगर किसी संख्या, देखिए इधर, आप थोड़ा सा बस बोर्ड पे दिमाग लगाए और न सोचे प्लीज, ठीक, माइंड द बोर्ड। अगर कोई संख्या लिखी है 25, अगर कोई संख्या 25 लिखी है, अगर कोई संख्या 35 लिखी है, अगर कोई संख्या 45, इसके बारे में सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। सब लोग जानते हो कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। मेरा मतलब है एक बार हम सब साथ हो जाएं, सबका साथ और सबका विकास। 45, ये 55, और ये 65, और ये 75, और ये हो गया 85, और ये हो गया आपका 95। कुछ भी बोले 105, कुछ भी बोले, हम सब करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए इधर, अगर इसकी स्क्वायर की बात की जाए, अगर इनकी स्क्वायर की वर्ग की बात की जाए, तो इन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट बार देख लिएगा। इन संख्याओं को ऐसा न करे 35 नीचे 35, 80 लिखिए 1, 80 लिखिए 2, ऐसा न करे। एक बार देखना, वो लास्ट पर देखना। जैसा कि हम उसका इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो,
यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे अगर 5 हो तो उस संख्याओं का वर्ग कैसे करें जानिए। जैसे ही 5 दिखा तो हमें पता चल गया 25, हमने बता दिया कि यूनिट प्लेस पे 5, इसका मतलब लास्ट में 25 सब में होंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो, ये सब में 25 होंगे, ठीक है, सब में ये 25 होंगे, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया जाए, ठीक है दोस्तों। सब में 25 होना एक तब क्लियर है, जरूरी है। तो ये समझ में आया कि छोटी छोटी एग्जामों में जैसे कांस्टेबल, आर्मी वगैरह की एग्जामें जो लगती है इसमें स्क्वायर तक भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 25 तो आएंगे, कन्फर्म आएंगे। ये कितना है, फिर कितना बचा, एक 5 को छोड़ के कितना बचा, एक सिंगल डिजिट को छोड़ के, एक सिंगल डिजिट को छोड़ के कितने बचे, उन पे फोकस करें, नोटिस करें कितना बचा, 2। नेक्स्ट नंबर से इंक्रीज बाय 1, नेक्स्ट नंबर को 1 बढ़ा दो, 2 और 1 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 625। मेरा कहने का मतलब है ये 2 में 1 बढ़ा दिया 3, 2 में 1 बढ़ा दिया 3 और 3 को इसी संख्या से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। कितना है 3, 3 में 1 बढ़ा दो 4, 3 4 जा 12 है। कितना होया भाई 4, 1 बढ़ाया 4, 4 तिये 12। क्या आप समझ पाए? जी सर। कितना है 4, 4 में 1 बढ़ा दो, कितने 5, 4 5 जा 20। कितना हुआ 20 25। कितना है 55, 5 में 1 बढ़ा दो, कितना 6, 5 6 जा 30। कितना है 65, 25। कितने बच्चे हैं 6, 6 में 1 बढ़ा दो, कितने 7, 6 तो 42, 4 2 2 5। कितने हैं 75, सिंगल डिजिट का स्क्वायर 25, यूनिट प्लेस का 25। कितने बचे 7, 7 में 1 बढ़ा दो 8, 7 8 जा 56, 56 25। क्या आप मेरी बात को समझे? क्या आप ऐसे स्क्वायर से घबराओगे? नो सर। ऐसे स्क्वायर से आप घबराओगे? नो। देखिए इधर कितना है 85, 25। ये तो आना कन्फर्म है। कितने बचे 8, 8 में 1 बढ़ा दो, कितने 9, 9 72, 7225। ये इसका स्क्वायर हो गया। कितना है 95। क्या करोगे 1 बढ़ा दो, कितने 10, 9 10 जा 90, 90 25। कितना है 105। कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, कैसा भी करवाए, लास्ट में अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो उन संख्याओं की वर्ग की जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कितना लिखा 105 का स्क्वायर कैसे करोगे जी 25। कितने बच्चे हैं 10, 1 बढ़ा दो 11, 11 10 110। ये इसका स्क्वायर हुआ। नोट बिल्कुल। क्या आप ऐसी संख्याओं से डर रहे हो? बिल्कुल नहीं। कितना लिखूं आप बता दो? जी सर 115। 5 का स्क्वायर, एक सिर्फ एक नंबर सिंगल डिजिट यूनिट प्लेस, कितना 25। ये आना कन्फर्म। कितना बचा 11 मल्टीप्लाई 12, 11 मल्टीप्लाई 12। ऐसे संख्याओं का कैसे गुणा किया जाए? 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2। क्या आप मेरी बातों को समझे? जी सर। ऐसे मल्टीप्लाइयों को ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे संख्याओं को बस एक बार माइंड में ऐसी बातों की बैठा लोगे, उसके बाद तो कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस फास्ट
फास्ट। हम सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हम स्क्वायर की बात करेंगे। मैंने लिखा 11 का स्क्वायर। सब लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि सब लोगों ने रट्टा लगा कर बैठा 1 2 1। ठीक, 11 में कितने अंक हैं? अरे 3 कहां दिख रहा है? 11 में कितने अंक है? कहां दिखे 3? 1 2, मेरे को 2 दिख रहा, 3 कैसे दिख गए? चलो, अलग अलग नजरिया है आपका। 2, तो जितने 2 है ना, तो वहां तक चलो 1 2, फिर वापस डिक्रीज, वैसे कम करते चलो 1, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। 1 1 1, 111 का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर कितने अक्षर? 3, तो ले चलो 1 2 3। अब वापस उल्टे चलो, वापस उल्टे, वैसे कि वैसे इसका स्क्वायर ये होगा। क्या आप ऐसी बातों से डरते हो? नो सर। ठीक है, कितने लिख दिए मैंने? ओ माय गॉड, ये लिख दिया। इसकी अगर स्क्वायर की बात की जाए तो क्या करना है? कितने अक्षर है? 4। तो क्या करेगा? 1 2 3 4। क्या करना है? कितने अक्षर? 4 तक ले जाओ, फिर वापस कम करते चलो, क्या जाता है? ठीक, नेक्स्ट। कितना लिख दिया मैंने? ये जो मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था। जो मैंने लिख दिया ये यूपी पुलिस में आया था। तो क्या ये यूपी पुलिस में आया था तो ये एग्जामिनर आपसे ये करवाना चाहता था? कितने थे? 5 पर है। क्या वो ये करवाना चाहता था आपसे? क्या आपसे वो ये करवाना चाहता था? नहीं, वो ये नहीं करवाना चाहता था। वो चाहता था कि आपको इसको ऐसे भी स्क्वायर करना आता है क्या? आपसे वो ये नहीं चाहता था। ऐसे करोगे तो आप 5 क्वेश्चन पीछे रह जाओगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करके देख लो कितना टाइम लगता है, एवरेज निकाल लो आप, क्या जाता है। घर पे तो प्रैक्टिस कर, घर पे तो देख सकते हो इसको, देखो पेज भर जाएगा। वो चाहता है कि आप इसको ऐसे भी आता है क्या? तो क्या करोगे आप? कितने अक्षर हैं देखो तो, कितने अंक हैं, सॉरी कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो ले चलो ना, 1 2 3 4 5, वापस 4 3 2 1। ये था उसका आंसर, ये था उसका आंसर। कितना लिखना है आप बताओ? नो प्रॉब्लम। 4 5 6, कितने लग दिए? जी सर। इसका स्क्वायर करो जी। कितने करोगे? कितने हैं अंक? 6 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये इसका स्क्वायर करके देख लो, यही होगा। क्लियर, 100%। चलो नेक्स्ट, हम कर रहे हैं स्क्वायर की बातें। हमें करना है संख्याओं का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट दोस्तों, फास्ट। बस आप करोगे ना, अभी देखो। अगर कोई संख्या, हम एक बार ओनली स्क्वायर की बातें करेंगे, नो प्रॉब्लम। सब करेंगे बातें धीरे धीरे, आगे आगे चले। मोर देन 100 लिख लो एक बार। अगर कोई संख्या 100 से कम है, अगर कोई संख्या 100 से कम है तो उसका स्क्वायर कैसे करें? 100 से कम कौन सी संख्या हो सकती है? क्या मैं 98 को 100 से कम संख्या है? जी, आपको इन संख्या